रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज 5 में से 4 राज्यों में चुनाव के नतीजे आ गए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया। कांग्रेस बुरी तरह हार गई। कांग्रेस के नेता अब हार पर मंथन की बात कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो दिल्ली में इंडिया अलायंस को बैठक का न्योता भी दे दिया है। इतनी बड़ी हार कैसे हुई? कैसे बीजेपी ने सभी कयासों को किनारे करते हुए कांग्रेस के इरादे तहस नहस कर दिए? क्या कांग्रेस को सनातन का अपमान भारी पड़ा? जैसे जैसे इंडिया अलायंस के नेताओं ने सनातन के खिलाफ बयान दिए, वैसे वैसे क्या कांग्रेस के खिलाफ हवा बनती गई, या फिर कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स में फंस गई? जितनी सीटें मिली, क्या उन पर सिर्फ कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिले तभी जीत मिली? इस पर अब चर्चा हो रही है। तीसरी बात कि क्या फ्री की पॉलिटिक्स नहीं चल पाई? कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वायदों की बौछार की थी, फ्री की पॉलिटिक्स से वोट साधने की कोशिश की थी, लेकिन क्या उसका यह फॉर्मूला नहीं चल पाया? और सबसे बड़ी बात, क्या करप्शन का मुद्दा कांग्रेस को भारी पड़ गया? प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी, हिमंता, राजनाथ, नड्डा सभी ने अपनी अपनी रैलियों में करप्शन का मुद्दा उठाया। और क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस का नेगेटिव कैंपेन भी भारी पड़ गया? इन तमाम मुद्दों पर हम करेंगे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले बात इस पर कि क्या कांग्रेस ने इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियों को तवज्जो नहीं दी, इसलिए भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इंडिया अलायंस के नेता अब क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस को उसका घमंड ने डूबा? सुनिए सबसे पहले समाजवादी पार्टी से सांसद डॉक्टर एसटी हसन को। पार्टियों को और इंसान को उसका गुरूर, उसका एरोगेंस खत्म कर देता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो लीडर्स थे वहां पे मध्य प्रदेश में, उनका एरोगेंस इतना ज्यादा हो गया था कि वो किसी दूसरे को गर्दान ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से एक तरह से दिल नहीं मिले। और जब दिल नहीं मिलते हैं तो जनता फिर कैसे मिल सकती है? देखिए, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने चाहा था कि सिर्फ हमें 4 सीटें मिल जाती तो हम 7 चुनाव लड़ते। तय हो गया, रात के 11 बजे तक हमारे लोगों ने तय करा और हमने 4 सीटों के लिए अपने नाम दिए। लेकिन जब लिस्ट आउट हुई तो हमारे नाम गायब। जब वायदा करके मुकर जाना और ये कह देना अखिलेश वखलेश, तो इससे आदमी का एरोगेंस का तो अंदाजा होता ही है। तो देखिए, अब एरोगेंस की बात भी की जा रही है और कांग्रेस के घमंड की बात भी की जा रही है। वहीं इंडिया अलायंस के एक और साथी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी अलायंस के मंसूबों पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ग्राउंड रियलिटी नहीं समझ पाई, इसलिए हार का सामना करना पड़ा। उमर अब्दुल्ला ने तंज किया कि कम से कम 3 महीने बाद तो कांग्रेस को अलायंस की याद आ गई। बीजेपी को तो मुबारक कहना ही होगा, क्योंकि हम शायद ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। हमें लग रहा था, जो हम सुन रहे थे, बाकी तो ग्राउंड पे क्या था वो तो दूसरी बात है, लेकिन दोस्तों से, साथियों से कम से कम हम ये सुन रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आराम से आगे है, मध्य प्रदेश में भी वो जीत जाएंगे, तेलंगाना में तो वो उनकी कॉन्फिडेंस थी, और यहाँ तक कह रहे थे कि राजस्थान में भी वो आखिर में निकल आएंगे। जब नतीजे सामने आए तो माँ सिवाय तेलंगाना के उनकी बाकी बातें जो हैं वो बेबुनियाद साबित हुई। ना वो छत्तीसगढ़ बचा सके, ना वो मध्य प्रदेश वापस जीत सके, और ना वो राजस्थान दोबारा जीत पाए। 6 तारीख को शायद कांग्रेस के सदर ने कुछ इंडिया अलायंस के लीडरों को खाने पे बुलाया है। चलिए, 3 महीने के बाद उनको दोबारा इंडिया अलायंस याद आया। अब देखते हैं उस पर क्या बात होती है। इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या रहेगा, क्योंकि आप भी उसका हिस्सा हैं। मैं कह नहीं सकता हूँ ना। जिस तरह इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आता, या तो कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। क्या
इन राज्यों की हार ने इंडिया अलायंस की कलई खोलकर रख दी है, इंडिया अलायंस की एकता की कलई खोलकर रख दी है। अब कैसे इंडिया अलायंस के ही नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं ये तो आपने सुन लिया, लेकिन इन कांग्रेस के हार के पीछे की वजह क्या है, इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, नेता कांग्रेस, जफर इस्लाम, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। इसके साथ ही साथ मेरे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, राहुल महाजन और समीर चौगांवकर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वरुण पुरोहित, नेता कांग्रेस, भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आप ही से शुरुआत करने जा रही हूं। कौन सी ऐसी बड़ी गलती कांग्रेस से हो गई कि जीते जिताए इलेक्शन, जिसमें स्कोर बोर्ड दिया जा रहा था कि 4 राज्य हम जीत लेंगे, 4 राज्यों में हमारी जीत पक्की है, कांग्रेस ने सजाकर जीत बीजेपी को दे दी तस्तरी में? आवाज आ रही है आपको आचार्य जी? चलिए आचार्य प्रमोद कृष्णम से जुड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क उनसे टूट गया है। लेकिन जफर इस्लाम साहब, बहुत मुबारकबाद आपको, जितना आपने उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा आपके रिजल्ट्स बेहतर आए हैं। कौन सा बड़ा मुद्दा रहा जो चल गया और आपने कमाल कर दिया? पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता और देश की जनता जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे जो बार बार दिखाती है, उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज जो रिज़ल्ट आया है उसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात कि लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, वो 3 बड़े चीज़ों पर ध्यान रखती है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो देश हित में, राज्य हित में और जो जनता के हित में काम करने वाली पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी देख रहे हैं, जो इंडिया अलायंस और जो घमंडिया अलायंस जो है गठबंधन, उसके अपने ही लोग घटक दल जो किस तरह की एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए कि उनमें वाकई घमंड है। हम नहीं कह रहे, अभी आप एसटी हसन को सुना रहे थे, उन्होंने कहा जिस तरह का उनका घमंड है वो साफ दिख रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ और कि आज जिस तरह के सर्वे लोगों ने दिखाया था, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर कहना चाहता हूँ आपके चैनल पे और बहुत सारे ऐसे चैनल पे हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीट लेकर आएगी मध्य प्रदेश में, 100% बहुमत से जीतेगी राजस्थान में, और छत्तीसगढ़ में हर इसके अलावा जितने भी लोगों ने दिया, सब ने सर्वे दिया है कि नेगेटिव कि हम नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम हर हालत में जीतेंगे। आज रिजल्ट इस बात को दर्शाता है कि हमारा कॉन्फिडेंस, ठीक है, नतीजे आपके फेवर में है जफर इस्लाम साहब, इसलिए आप कह सकते हैं, आप पोल्स पर भी सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल नतीजे तो ये कह रहे हैं कि आपने जो सोचा था वो हो गया। आपकी जितनी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपका जो मैनेजमेंट था वो काम आया। मैं जफर जी आपके पास लौटूंगी, मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जुड़ गए। 10 सेकंड में एक और बात कहना चाहता हूँ, ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करिए सर। जो मैं बात कर रहा था उसको बस खत्म करने दिए। मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ जो सर्वे था उसके बेसिस पे हम बार बार यही कह रहे थे कि हम जीतने वाले हैं और हम जीते भी, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हम किस बेसिस पे कह रहे थे, जो हमें जनता का आशीर्वाद किस बेसिस पे मिला, जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे। इसलिए जो बाकी फेक गारंटी दे रहे थे, उस फेक गारंटी के अगेंस्ट जो एक मोदी गारंटी था उस पर लोगों का विश्वास रहा, और उस विश्वास ठीक है, मोदी की गारंटी चली है इन चुनावों में। मैं एक लाइन में कहूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं, और मोदी की गारंटी ने आपको 3 राज्य आपकी झोली में लाकर डाल दिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, क्या गलती हो गई कांग्रेस से कि आखिरी वक्त में जीते जिताए राज्य उनके हाथ से निकल गए? देखिए प्राची जी, किसी भी चुनाव में जीतने के बहुत कारण होते हैं, हारने के भी बहुत कारण होते हैं, लेकिन कुछ कारण होते हैं क्षेत्रीय, कुछ होते हैं राष्ट्रीय, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं कि जो दिखाई नहीं देते। लेकिन जो मुख्य कारण मुझे इस भयंकर हार का नज़र आ रहा है, वो 2 कारण नज़र आ रहे हैं। पहला कारण है कि सनातन का विरोध, दूसरा कारण है ये जातिवाद की जो राजनीति जातीय जनगणना के नाम पे शुरू हुई, तो देश की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। ये भारत वो देश है जो विश्व बंधुत्व का उद्घोष करता है, वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को आत्मसात करता है और सर्वधर्म समभाव की घोषणा करता है। तो जो भारत सर्वधर्म समभाव, विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हो और इसी सूत्र को
का, इसी सूत्र का अनुसरण करने वाले महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है कांग्रेस। महात्मा गांधी की सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो जो कांग्रेस महात्मा गांधी की फॉलोअर है, जो कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मौलाना आज़ाद, इनके रास्ते पे चलने वाली कांग्रेस, वो सभी धर्म, सभी जातियों की, सभी वर्गों की पार्टी मानी जाती है। ऐसे में वो पार्टी जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रही है, वो पार्टी अगर सनातन के विरोध करने वालों के साथ खड़ी हो जाए तो देश की जनता को अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, वो पार्टी जो सभी वर्गों को साथ लेके चलती है, वो किसी पर्टिकुलर एक खास जाति को लेके किसी भी जातिवाद की राजनीति का समर्थन करे, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनता को, देश की जनता को ये जातियों के नाम पे जो राजनीति होनी शुरू हो गई थी, ये अच्छी नहीं लगी। इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसका परिणाम ये आया है कि कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा है, जबकि हम ऐसा मान रहे थे कि हम तीनों राज्यों में जीत जाएंगे। आचार्य जी, अब जो आपके अपने ही साथी हैं इंडिया अलायंस में, जो आपकी अपनी ही पार्टियां हैं जो आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, वो तो अब कांग्रेस का घमंड बता रही हैं इसे, कि कांग्रेस का घमंड ले डूबा कांग्रेस को। और प्राची जी, इंडिया अलायंस का कोई अस्तित्व नहीं है, ना उसका कोई औचित्य है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को चालू पार्टी कह रही थी। समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। समाजवादी पार्टी कह रही थी कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। तो इंडिया अलायंस था कहाँ? जहाँ तक रहा सवाल इंडिया अलायंस आगे क्या करेगा, तो मुझे लगता है कि उसकी संभावनाएं बहुत कम हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि हम दिन में तो कहें कि कांग्रेस बहुत बुरी पार्टी है, रात को कहें कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है। नेशनल लेवल पे बीजेपी से अगर कोई पार्टी लड़ सकती है वो कांग्रेस पार्टी है। सवाल कांग्रेस पार्टी का है। इनका जो रीजनल पार्टी है, इन्होंने तो बीजेपी की मदद की है। इन्होंने तो जहां भी हो सका है कांग्रेस को हराने में अपनी पूरी ताकत लगाई है। इनकी लड़ाई बीजेपी से थोड़ी है, इनकी लड़ाई तो कांग्रेस से है। ठीक है, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अब अजीज खान जी हैं मेरे साथ, इस बात का जवाब देंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। मैं जरा आपको रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त अशोक गहलोत की एक बात सामने आ रही है। अशोक गहलोत का एक बयान सामने आ रहा है। कांग्रेस की हार पर अशोक गहलोत ने चौंकाने वाली बात कह दी है। अशोक गहलोत ने कहा कि वोटर भड़क गए, इसलिए चुनाव हार गए। तो मोदी जी, अमित शाह जी और जितने नेता आए थे बाहर से, 5-7 मुख्यमंत्री आ गए, पूरा धावा बोला मेरे पर और सरकार पर। उनका टारगेट था, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाए थे वो। मुझे उम्मीद थी कि जनता बदला लेगी उनसे, कि आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, सरकार गिराने का काम कर रहे थे, हॉस्टिंग कर रहे थे, जैसे आपने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में करी। तो मैंने कहा जनता बदला लेगी। हो सकता है कि जनता वो बात समझ नहीं पाई होगी, सर जो सचिन पायलट के और इसलिए मैंने जो उम्मीद की थी कि जनता बदला लेगी इन लोगों से जो लोग हत्यारे हैं। उल्टा हो गया। जो भाषा बोल के वो गए हैं वो भड़काने वाली भाषा थी, तनाव पैदा करने वाली भाषा थी, दंगे करवाने वाली भाषा थी। बार बार कन्हैयालाल का नाम लेना, बार बार जो 370 और 3 तलाक की बात करना, मतलब उनके कोई मुद्दा था ही नहीं। जो वो राजस्थान में हम क्या काम किए हमें उसकी आलोचना करते, वो उसकी कमियां बताते, खामियां बताते, हमें खुशी होती, बहस उस पर होती। होना वही चाहिए था। चुनाव विधानसभा के हैं, सभी लोग आए भड़का के गए। अब हो सकता है हिंदू और मुस्लिम और जो धर्म की बात ये लोग करते हैं वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि जो ध्रुवीकरण हुआ है, लगता है कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहाँ की एक तरफा जीत थी, मध्य प्रदेश में जनता इलेक्शन लड़ रही थी बीजेपी के खिलाफ में, ये माहौल था। तो जनता ने ये कर दिया, जनता ने वो कर दिया, जनता से ये उम्मीदें थी, लेकिन जनता समझ नहीं पाई। अशोक गहलोत तो यहाँ पर जनता ने ही सब कुछ कर दिया, जनता को ही दोषी ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी इस पर कुछ बोलेंगे? कह रहे हैं वोटर्स भड़क गए, कोई बात नहीं थी करने के लिए, फिर भी बीजेपी जीत गई। देखिए, लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। अशोक गहलोत जी को बड़ा दिल करके अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, जनादेश का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने वो कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाहते थे।
कांग्रेस हाईकमान ने एक साल पहले ऐसा फैसला लिया कि भाई राजस्थान में बदलाव किया जाए। उन्होंने हाईकमान को कितना बेइज्जत किया, क्या भूल गए अशोक गहलोत जी? हाईकमान की कितनी तौहीन की। सोनिया जी के आदेश पर, सोनिया जी के निर्देश पर उस समय के राजस्थान के प्रभारी अजय माकन जी और खड़गे जी गए थे। उनको मिलने, एमएलए विधायकों से कह दिया कि इन ऑब्जर्वर से मिलना तक नहीं है। और ये बात मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, खुद उस समय के प्रभारी अजय माकन जी ने पब्लिक डोमेन में कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। तो अजय माकन जी भूल गए। दूसरी बात, ये अशोक गहलोत जी भूल गए उस बात को जो अजय माकन जी ने कहा। तीसरी बात यह है कि राजस्थान की जनता चाहती थी कि सचिन पायलट जी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव हो। सचिन पायलट भविष्य के नेता के रूप में उभर रहे थे। अशोक गहलोत जी कुर्सी से ऐसे चिपके कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से भी इनकार कर दिया, कांग्रेस हाईकमान को बेइज्जत किया, तौहीन की। तो इन सब बातों का इम्पैक्ट पड़ा जनता पर और उसका नतीजा ये है। जनता का दोष नहीं है। जनता का दोष होता तो फिर जनतंत्र में जनता तो जनार्दन है, तो फिर तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होगा, सवाल ही सारे खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, जनता तो अशोक को गहलोत जी से मेरा या निवेदन जनता है को अपनी बातों में लाना इतना आसान होता तो फिर चुनाव हार जीत की कोई बात ही नहीं होती। 10 सेकंड प्राची जी, मुझे पूरा बस 10 सेकंड और दीजिएगा। 9 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूंगा। जल्दी से कंप्लीट करिए। 9 सेकंड मुझे दे दीजिएगा। मैं अशोक गहलोत जी का सम्मान करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि जो फैसला आया है जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, जनता को नमन करना चाहिए, बड़ा दिल दिखाते हुए, अपनी गलती मानते हुए अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए ठीक है। अजीज खान साहब, एक बड़ा आरोप आप लोगों पर लगा और अब खुलकर आप लोगों के बयानबाजी सामने आ रही है कि इंडिया अलायंस का तो कोई वजूद ही नहीं है, कांग्रेस ही हरा सकती है अगर मोदी को हरा सकती है। तो आपने तो उल्टा मदद की है, क्षेत्रीय दलों ने तो मदद की है बीजेपी को जीतने में। यह आरोप कांग्रेस ने लगाया आप पर। देखिए प्राची जी, 2-3 बातों को रखना बहुत अहम है। अभी मैं आचार्य जी को सुन रहा था, बहुत सीनियर लीडर हैं और मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनकी। कुछ बातों से मैं सहमत हूं, कुछ बातों से असहमत हूं। उन्होंने एक बात कही कि सनातन का विरोध। निश्चित तौर पे जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इस मुल्क में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और सर्वधर्म समभाव की जो बात निकल करके आती है उसका आदर और सम्मान करना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसको समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इसका समर्थन करती है। कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हुए। ये आचार्य जी की बात बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है। दूसरी बात, जो जातीय जनगणना की बात कही जा रही है, देखिए जातीय जनगणना हकों की लड़ाई है। उसमें जिसका जो हक है हमें उसका हक उसे दिलाना है। ये कहीं ना कहीं हक की लड़ाई है और अगर हक की बात हम करते हैं तो मुझे लग रहा है ये इसमें कोई बुराई नहीं है। ये इस बात से मैं असहमत हूं। दूसरी बात, देखिए हार और जीत, ये नो डाउट कि इसका ये तो होता ही रहता है। ये जब चुनाव होता है तो ये ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं, लेकिन उसके वजह को जानना बहुत आवश्यक है। वो 4-5 वजह जो मैं समझ पा रहा हूं, एक तो आचार्य जी चूंकि इस बात को पहले से एनालिसिस कर चुके हैं। एक बात तो सबसे स्पष्ट ज्यादा यह है कि कांग्रेस के अंदर, इसके अंदर जो सबसे बड़ी कमी है, ये अपने साथियों का सम्मान नहीं करती कांग्रेस। छोटे दलों को अपमानित करती है, छोटे दलों का साथ नहीं लेती है। कबीर दास जी ने एक दोहा कहा था कि तिनका को तनिक न जानिए, तिनका ऐसी होए जो ये उड़ के आंख में पड़ी है तो पीर घनेरी होए। तो अजीज खान जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि आपने बड़ी देर कर दी कांग्रेस के चरित्र को पहचानने में? अब जब चुनाव आप लोगों के हाथ से निकल गया, अब जब कांग्रेस हार रही है तो ऐसा लग रहा है डूबते जहाज को सबसे पहले आप ही छोड़ना चाह रहे हैं। नहीं, मैं उसमें स्पष्ट कर दूं। मुझे इसलिए कह रहा हूं 10 सेकंड दे, मुझे थोड़ा वक्त दे दे। देखिए यही कांग्रेस है जब 2017 के चुनाव में थी तो समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल दिखा करके 100 सीटों पे इनको चुनाव लड़वाया था। कोई जनाधार नहीं था कांग्रेस का। लेकिन जब इसी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जब कहा गया कि साहब 5 सीटें दे दे, तो आपने सम्मान नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, इसी तरह चाहे वो राजस्थान हो या दूसरे प्रदेश हो, अपने साथियों का जब तक आप सम्मान नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा बड़े स्तर पर। और एक बात आप समझिए, कांग्रेस की जो दूसरी हार की बड़ी वजह है, उसकी यह भी वजह है
कि इसका जो अब तो आपको कांग्रेस में कमियां नजर आ रही हैं अजीज खान साहब। मुझे तो वो वक्त याद है जब इंडिया गठबंधन बना और आप लोग एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। अब सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी, कांग्रेस चुनाव हार गई, तो अब कमियां नजर आ रही है। रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए अजीज खान जी, जवाब देना चाह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। मैं आऊंगी आपके पास आचार्य जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया टीवी। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। ये 4 राज्यों के चुनावी नतीजे क्या बताते हैं, किसकी गलती है और इंडिया गठबंधन का आगे क्या होने वाला है, इसी पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। अजीज खान जी, एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगा रहे थे प्रमोद कृष्णम जी, उस पर जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। क्या नाम है एंकर का? आवाज मिल रही है आचार्य जी? प्राची जी, मैं 5:30 बजे उठना चाहता हूँ। 5:35 जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। देखिए प्राची जी, अजीज खान साहब एक बहुत ही दानिश्वर इंसान है, बहुत ही संयमित और मर्यादित भाषा में डिबेट करते हैं। मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ, एहतराम करता हूँ। लेकिन ये बात सच है, सच ये है कि हिंदुस्तान में जिसने जन्म लिया है और जो हिंदुस्तान की मिट्टी में मरेगा वो हिंदुस्तानी है। वो सब एक बराबर होने चाहिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो। सवाल ये है कि इस देश का एक विभाजन धर्म के आधार पर 1947 में हुआ। तो 1947 में जो धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, उस विभाजन की विभीषिका का जख्म भारत की आत्मा पे आज तक है। तो विभाजन धर्म के नाम पे हो या जातियों के नाम पे हो, विभाजन विभाजन होता है। सवाल जातीय जनगणना से किसी को गुरेज नहीं है, लेकिन जाति के नाम पर राजनीति करना ये भारत के लोकतंत्र के खिलाफ भी है, भारत के संविधान के खिलाफ भी है। भारत का संविधान का प्रम्बल कहता है, हमारा फंडामेंटल कहता है, और मैं अजीज खान साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, गुजारिश करूंगा कि उसे गौर से पढ़ें। वो कहता है कि इस देश के अंदर जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो जब जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो ये जातियों के नाम पर जो सियासत हो रही है, ये जातियों के नाम पे जातिवाद का जो जहर है, ये क्यों देश की जनता के सामने परोसा जा रहा है? क्या 75 साल के बाद, देश की आज़ादी के 75 साल बाद 21वीं सदी में हम ये राजनीति करेंगे हैं कि तुम यादव हो, तुम कहार हो, तुम धोबी हो, तुम नाई हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम जाट हो, तुम गुजर हो, तुम अगड़े हो, तुम पिछड़े हो? अरे इस देश के अंदर नहीं, दुनिया में सिर्फ 2 जातियां हैं अजीज खान साहब, एक जाति अमीर, एक गरीब। और मैं तो सब पॉलिटिकल पार्टी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जातियों के नाम पे राजनीति छोड़िए और गरीब और अमीर की राजनीति करिए, गरीब का उत्थान करिएगा, इस देश को आगे बढ़ाइएगा। हम सब मिलकर भी कहते हैं आचार्य जी कि सिर्फ 4 जाति हैं उनके लिए, गरीब, महिला, किसान, युवा, वो कोई भी कहो, वो इन्हीं जातियों की बात करते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग अभी भी जाति में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। अजीज खान साहब, मेरी ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। अब की बार किसकी सरकार, ये 4 राज्यों में तो तय हो गया है, और इसके साथ ही इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा, इसकी भी पिक्चर अब धीरे धीरे करके क्लियर होना शुरू हो गई है। हर्षवर्धन जी, जैसा खुलकर अजीज खान साहब कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, क्या 24 तक इंडिया गठबंधन की एकता की कलई अब खुल जाएगी पूरी तरीके से? नहीं, मुझे लगता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने बहुत कुछ कह दिया। सच बात यह है कि पहली बात तो ये कि इंडिया नाम से किसी गठजोड़ की बात नहीं करना चाहिए। हमारे देश का नाम है, गठजोड़ तो बनता टूटता रहता है, वो ठीक नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो ये गठजोड़ कोई ऐसा नहीं था कि किसी के प्रति कोई सदिच्छा थी। एक दूसरे के प्रति भयानक दुर्भावना के बावजूद नरेंद्र मोदी से न लड़ पाने की वजह से उस मजबूरी में ये सब एक हुए, और उसके बाद किस तरह के अपशब्दों का प्रयोग एक दूसरे के खिलाफ कर रहे थे। जो कमलनाथ जी ने अखिलेश जी के लिए कहा वो शर्मसार करने वाला है, जो अखिलेश जी ने अजय राय के खिलाफ कहा वो शर्मसार करने वाला है। मुझे लगता है कि जब कोई इस तरह की बयानबाजी करने लगे तो इसी समझ में आता है कि उनके बीच में क्या है। लेकिन अगर 24 के लिहाज से कहेंगे तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी अब वैसी नहीं रही है। कांग्रेस तेलंगाना जीत चुकी है, कांग्रेस कर्नाटक जीत चुकी है। कांग्रेस पार्टी देश में, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि देश का एक जो बड़ा मुस्लिम वोटर है उसके बड़े वर्ग की पहली पसंद बन चुकी है। क्षेत्रीय पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है। क्षेत्रीय पार्टियां भला क्यों कांग्रेस को चाहेंगी कि अब और स्पेस बढ़े, और यही कांग्रेस भी नहीं चाहेगी।
अजीज खान जी, क्या यही वजह है, क्या यही रीजन है कि अब आप लोग खुलकर बोलना शुरू हो गए हैं? अभी तक बात जो दबी जबान में कही जाती है, इन नतीजों ने सब कुछ बाहर लाकर रख दिया। देखिए प्राची जी, खुलकर बोलने का सवाल नहीं है। जो अपने होते हैं वही सच्चाई को बयान करते हैं, और कड़वी बात कहना, मुझे लग रहा है ये सत्यता को सामने रखना और कड़वी बात कहना, ये आपसी सामंजस्य को बढ़ाता है। चपलूसी करना, गलत बयानबाजी करना, गुमराह करना, ये मुझे लग रहा है ये दोस्ती, इससे दोस्ती और मजबूत नहीं होगी, बल्कि कहीं ना कहीं दोस्त के पीठ में छोरा भोंकने जैसा है। तो रही बात जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन था, है और रहेगा। उसके वजूद को कोई नहीं खत्म कर सकता, और मजबूती से नजदीक आएगा। रही बात अब अजीज खान जी, कैसी दोस्ती है कि अपनी दोस्त की बुराई आपको सबके सामने करनी पड़ रही है, सबके सामने आपको बताना पड़ रहा है कि आपका दोस्त कितना खराब है। अगर इतनी अच्छी दोस्ती है तो आपस में सुलझाइए ना, सबके सामने क्यों लेकर आ रहे हैं फजीहत? प्राची जी, वही मैं कह रहा हूं प्राची जी, आपस में चर्चा करना और खुलकर बयानबाजी करना और खुलकर मजम्मत करना, यही दोस्ती की मिसाल होती है। सच्चाई यह है कि हम नसीहत दे रहे हैं कि ये गलती आपने किया था तो ये स्थितियां पैदा हुई हैं। आने वाले वक्त में ये गलती आपको नहीं करना है। मजबूती से जो आज देश में नफरत का माहौल है उसके खिलाफ मिलकर लड़ना है, क्योंकि जिस तरीके से ये चुनाव हुआ है, आप समझिए देश के बड़े बड़े नेताओं ने किस तरह नफरत की भाषा का इस्तेमाल किया है। उसके खिलाफ 2024 में एकजुट होकर के लड़ना है, अन्यथा अगर ऐसा चलिए 2024 तक आपकी गुंजाइश अभी बची हुई है अजीज खान जी, लेकिन ये दोस्ती अभी भी मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही कि कैसी दोस्ती है कि आप घमंडी भी कहेंगे दोस्त को और फिर कहेंगे तो हमारी नसीहत है, सुधर जाओ। वरुण पुरोहित जी, नसीहत आप लोगों को कबूल है कि नहीं कि आप लोग घमंडी हैं और अपनी गलती की वजह से हार रहे हैं? प्राची जी, घमंडी का तो मैं नहीं कह सकता। कांग्रेस हार अपनी गलती की वजह से रही है। कांग्रेस को एक ऑक्टोपसी के पंजे जो गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं और आयातित लोग हैं, उन्होंने कब्जे में ले रखा है। आप देखिए, अभी राजस्थान में चुनाव की बात आई, बाहरी लोग पंचायत करने खुद की अपने राज्यों में तो कांग्रेस सफाई हो गई, जमानत जब्त करा चुके राजस्थान की पंचायत करते हैं, इसलिए राजस्थान में कांग्रेस हारी। टिकट वितरण में भी यही हुआ। तो जो टिकट वितरण कर रहे हैं वो दिल्ली से आ रहे हैं, जिनकी खुद की जमानत जब्त हो चुकी, 3-3 बार जमानतें जब्त हो गई। ऐसा क्राइटेरिया हो गया कि 3 बार जमानत जब्त कराओ तो राज्यसभा मिलती है। ये मलाई चाटू सेटिंगबाजों के कब्जे में जो कांग्रेस पार्टी आ गई ना, तो कांग्रेस को जो आप कह रहे हो ना बार बार, कांग्रेस को ये सोच, कांग्रेस तो आएगा, कांग्रेस तो हम लोग हैं ग्रास रूट पे। 3-3 बार 3 पीढ़ी हो गई, दुनिया मेरे जैसे और हैं लाखों करोड़ों, उनको तो कोई पूछ नहीं रहा। तो कांग्रेस जो है, जब तक कि रियल ओरिजिनल कांग्रेसियों के हाथ में नहीं आएगी, ये बातें उठती रहेंगी। इंडिया अलायंस का बिल्कुल है, इंडिया अलायंस कहीं नहीं जाने वाला। अगर कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी देश में कांग्रेस है, आज भी देखो 70 सीट राजस्थान में आ रही है, मध्य प्रदेश में भी आई, तेलंगाना कर्नाटक में भी सरकार है, कांग्रेस सब जगह, बीजेपी में भी कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस को एक सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। अगर दुरुस्त हो गया, कैडर का रिबिल्ड हो गया, जैनेश्वर यूथ कांग्रेस से होकर के आते थे, कांग्रेस पृष्ठभूमि से आते थे, उसको अगर मैंने 2 महीने में कर लिया। अपनी पार्टी का, लेकिन अजीज खान जी और जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं उस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि घमंडी हो गई है कांग्रेस। मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ। कांग्रेस घमंडी नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी घमंडी नहीं है। जो एटीट्यूड जो दिखा रहे हैं ना, जिनको कांग्रेस की कल्चर नहीं पता, वो आके कब्जे में बैठ गए, सीडब्ल्यूसी में बैठ गए या आईसीसी में बैठ गए। वही तो कह रहा हूँ, जिसने जमानत जब्त करा ली 3 बार, उसको आप पद दिए जाओगे तो बेशर्म हो जाएगा। तो इनको बैठाने वाले कौन है वरुण पुरोहित जी? आप लोगों के ऊपर अगर वरीयता दी जा रही है ऐसे लोगों को, तो कौन दे रहा है? सीधा सीधा बताइए। उस पे भी मैं आपको अभी अजीज खान जी और उनकी वो उमर अब्दुल्ला की बात कहता हूँ। देखिए, इंडिया अलायंस बिल्कुल है, मजबूती से लड़ेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी कमजोर रहेगी तो क्या लड़ेगा 2024 में? सत्यता की बात है, 3 महीने सारे रह गए चुनाव के, कांग्रेस को मजबूत नहीं करेंगे कैसे लड़ेंगे? सीटों का डिवाइडेशन भी हो जाएगा, लेकिन जब तक कि एमपी का कैंडिडेट लोकसभा का मजबूत नहीं होगा, आप कैसे चुनाव जीतोगे? तो लोकसभा के प्रत्याशी तो मजबूत चाहिए, वो जब होगा जब कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। तो राहुल जी, क्या यहाँ से कांग्रेस को अपनी पूरी रणनीति बदलने की जरूरत है? जो बात वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं, एक तो वो आपको संगठन को कैसे मजबूत करना है, किन लोगों को आपको वरीयता देनी है, और दूसरा सिलेक्शन ऑफ मुद्दे, ये भी सोचना पड़ेगा आप कांग्रेस को। देखिए, ये ऐसा कोई नई बात तो है नहीं जो कांग्रेस को समझनी चाहिए। ये तो काफ़ी समय से कांग्रेस को समझ आ जानी चाहिए थी कि मुद्दे क्या उठाने चाहिए, किस तरह से उन्हें अपना दिल बड़ा करके बाकी जो पार्टियां हैं उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा। अगर देखिए, अगर इन्हें बीजेपी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव किसी भी हालत में थोड़ा सा भी उनको चैलेंज करते हुए लड़ना है, तो मुझे लगता है कि इनको ये सोचना पड़ेगा कि बाकी पार्टियों को किस तरह से अकोमोडेट करें। वैसे ही जो अभी दिखाई दे रहा है इस गठबंधन का स्वरूप, उसमें तो अपॉर्चुनिस्टिक लग रहे हैं सारी पार्टियां कि मुझे 4 सीटें नहीं दोगे तो मैं बाहर हो जाऊंगा, मुझे 1 सीट नहीं देंगे, तो ये तो लोकसभा में प्रॉब्लम आएगी
कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल होने के कारण वो सीटें नहीं देना चाहेगा। अभी भी कांग्रेस ने क्यों सीटें नहीं दी? उसको लगा कि वो जो है मध्य प्रदेश जीत लेगी पूरी तरह से, इसलिए सीटें नहीं दी उन्होंने। तो ये प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी आएगी। और दूसरा, बाकी दलों को भी सोचना पड़ेगा। अगर वहाँ पे समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में 4 सीटें मांग रही थी तो क्या वो 4 जीत जाती? जो जिस तरह के रिजल्ट अभी आए हैं, 166 पर बीजेपी लगभग खड़ी है, तो वो 4 सीटें भी हार जाती। तो देखना पड़ेगा। देखिए, एक आकांक्षा ज़रूर होती है हर पार्टी में, लेकिन उसको इस हिसाब से देखना पड़ेगा कि कहाँ वो जीत सकते हैं। और कांग्रेस को भी ये देखना पड़ेगा कि जहाँ पर वो कमज़ोर हैं वहाँ पे अगर कोई और पार्टी जो है वो मजबूत है तो उसे अकोमोडेट करना पड़ेगा। और ये अकोमोडेशन मुझे लगता नहीं है कि इस हालात में जो अभी दिखाई दे रहे हैं उसमें तो नहीं लगता कि ऐसा कोई अकोमोडेट करने के लिए कांग्रेस तैयार। अजीज खान जी, अब इस बात का तो जवाब दे दीजिए कि अवसरवादी तो आप लोग भी लग रहे हैं। बेशक आप कहिए कि दोस्ती है, हम तो खुलकर निंदा कर रहे हैं, पीठ में छुरा नहीं भोंक रहे, लेकिन लग तो रहे हैं कि अवसरवादी हो गए आप भी। देखिए प्राची जी, फिर कहना पड़ेगा मुझे कबीरदास जी का वो दोहा कि निंदक नेरे राखिए आंगन ले बसाए। हम निंदक हैं, आपके दोस्त हैं, हमदर्द हैं, इसलिए निंदा कर रहे हैं। और अगर हम निंदा नहीं करेंगे, हम कमियों को इंगित नहीं करेंगे, आपस में क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, इसका मतलब यह है कि आपके हम हमदर्द नहीं है। जो सच्चाई है उसको बयान किया जा रहा है, कमियां कहां हैं उस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम नहीं चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई दरार पड़े, किसी तरीके का कोई नुकसान हो, और कांग्रेस के हितैषी हम हैं, लेकिन सच्चाई को बयान कर रहे हैं। क्योंकि क्या क्या कमियां रही, आप राजस्थान में देख लें, आप सब सचिन पायलट और अशोक गहलोत में किस तरीके की खींचतान रही है, मध्य प्रदेश में किस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए, कहीं ना कहीं सारी चीजों का असर पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को सेंट्रलाइज होकर के केंद्रीय नेतृत्व को तय करना पड़ेगा कि उनको अपने सारे लोगों पर लगाम लगा करके और एक बेहतर नेतृत्व कहीं ना कहीं देना होगा और संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, आप दोहे बेशक पढ़ लीजिए, लेकिन फिर तो निंदा के हिसाब से देखा जाए तो सबसे घनिष्ठ आप और भारतीय जनता पार्टी हो जाएंगे। एक दूसरे की दिन भर बुराइयां करते हैं, दिन भर एक दूसरे की कमियां निकालते हैं, तो क्या आप उनके भी हितैषी हैं? देखिए, हम उनकी नीतियों के विरोधी हैं। यहाँ पे हम इनके वहां पे जो आपका बीजेपी है, बीजेपी की नीतियों के, उसकी सोच की, उसकी विचारधारा के विरोधी है। लेकिन जो कांग्रेस है, कांग्रेस की विचारधारा के विरोधी नहीं है हम, कांग्रेस के कार्यों के विरोधी है हम, कि उसने कार्य ठीक तरीके से नहीं किया। इसलिए कांग्रेस की बात जो हम कर रहे हैं और बीजेपी, दोनों की बातों में अंतर है प्राची। चलिए ठीक है, आप कान इधर से पकड़िए या घुमाकर पकड़िए, बात तो आप एक ही कर रहे हैं अजीज खान साहब। और कई बार विचारों को लेकर, कई बार विचारधाराओं को लेकर भी आप लोग हमला एक दूसरे पर बोल चुके हैं। वरुण जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर समीर जी आपके पास आ रही हूँ। प्राची जी, मैं कह रहा हूँ 3 महीने चुनाव रह गए, मार्च से तो चुनाव चालू हो जाएगा। जब तक लोकसभा के लेवल के प्रत्याशी तय नहीं होंगे, उनको आप फर्क नहीं कराओगे, जब तक कैसे आप लड़ोगे मोदी सरकार से? ये समझ में नहीं आ रहा। इंडिया अलायंस के, फिर कांग्रेस पार्टी के, अभी इंडिया अलायंस की मीटिंग करेंगे, अभी तो मुद्दे तय करेंगे। भाई फटाफट करो ना, 2 दिन में तैयार। फिर कैंडिडेट्स तो तैयार करोगे आप, कैंडिडेट लोकसभा लेवल के हैं कहाँ? मैं तो वो कह रहा हूँ, एक लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र आती है, 20-20, 25-25 लाख आते हैं। उस आदमी को आप अभी से तैयार नहीं करोगे, आप कहां से लड़ोगे? आज हालत यह है कि लोकसभा के प्रत्याशी नहीं है, लोकसभा के प्रत्याशी 8 विधानसभा में मजबूती चाहिए, आप उनको तैयार नहीं करो, डिक्लेयर नहीं करो। मीटिंगें करने से क्या होगा? जब तक आपको इस समय की जो सरकार है, मोदी सेंट्रिक सरकार, उससे लड़ना है तो आपको ये नहीं करना। आप हिंदी पट्टी की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी पट्टी के लिए आपको एक एक मजबूत आदमी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अभी से चुनना पड़ेगा। नहीं, कहां से करेगा? 1 महीने में आप खाली हवाबाजी करोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप बता रहे वरुण पुरोहित जी, लेकिन यहाँ तो भी सीट शेयरिंग को लेकर ही सर फुटअव्वल की स्थिति है, जो हमने विधानसभा चुनाव में देखा, और खुलकर उसके भी रुझान, उसके भी परिणाम सामने आने लगे हैं। समीर जी, कितना मुश्किल है अब ये 24 का दृश्य, इंडी गठबंधन के हिसाब से, अलायंस के हिसाब से, और जो मुद्दे लेकर चल रहे हैं उसके हिसाब से? मुझे लग रहा है 2024 के लिए जो इंडिया गठबंधन बना, आप इसकी स्थिति देखिए। 23 जून को पटना में बैठक होने के बाद, उसके बाद बम्बई में बैठक हुई, उसके बेंगलोर में बैठक हुई, उसके बाद बम्बई में बैठक हुई, उसके बाद कोई बैठक नहीं हुई, कोई एक रैली तक नहीं हुई है। दिल्ली में एक बैठक नहीं हुई कि संयोजक कौन होगा, ऑफिस कहाँ पर होगा, घोषणा पत्र कैसा होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, कैसे सीटों पर कैंडिडेट चुनाव उतारे जाएंगे, कोई तय इनका फाइनलाइज नहीं हुआ है। और अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि ये अभी बता रहे थे कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई का नुकसान कांग्रेस को हुआ है, संगठित होना पड़ेगा, एक होकर लड़ना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी खुद जानती है कि 2017 के पहले किस तरह से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की लड़ाई हुई थी, कैसे अमर सिंह और ये सब लोग स्टेज के ऊपर लड़े थे, और उनको खामियाजा इस पार्टी को भुगतना पड़ा था। मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ये कभी एक नहीं होंगे। आज कांग्रेस की हार हुई है, कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में उसके ही सहयोगी दल अब नीचा दिखाने का काम करेंगे। इनके बीच सीट शेयरिंग किसी स्थिति में नहीं होने वाली है, क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में पैर रखने नहीं देगी,
अखिलेश यादव कह देंगे मैं 10-15 से ज़्यादा सीटें दूंगा नहीं, नीतीश कह देंगे मैंने और लालू ने इतनी सीटें ले ली, बच्ची भी कांग्रेस ले ले। मुझे लग रहा है आज कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस का ये तय है कि अब इन्हें अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। ममता जो दे दे उस पर लड़ लो, अखिलेश जो सीटें दे दे उस पर लड़ लो, नीतीश जितनी स्पेस दे दे उस पर लड़ लो, शरद पवार जितनी स्पेस दे दे उसके ऊपर लड़ लो। कांग्रेस के लिए बुरा दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस पूरी पार्टी ऊपर से नीचे तक कन्फ्यूज हो चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अध्यक्ष बदल देने से, मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाने से कांग्रेस का कायाकल्प नहीं होगा, ऊपर से नीचे तक संगठन को मजबूत करना होगा। हर जिले में जिलाध्यक्ष बनाने पड़ेंगे, कार्यकर्ताओं को एकत्रित करना होगा और भारतीय जनता पार्टी की तरह 24 घंटे सातों दिन रात संगठन का काम करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होने के बाद भी संगठन के लिए दिन रात सोचते और काम करते हैं, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हैं। और यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार तय थी वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी है और अशोक गहलोत को राजस्थान से बाहर कर अजीज दिया खान जी, एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आप कांग्रेस में इतनी खामियां तो निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो उन्हीं मुद्दों को लेकर चल रही थी जिन मुद्दों की जोर शोर से आप बात करते हैं, चाहे वो सनातन पर अपमान पर आप लोगों की चुप्पी हो, चाहे वो तुष्टीकरण की बात हो, चाहे वो फ्री बीज की बात हो, चाहे वो करप्शन की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री पर निजी हमलों की बात हो। तो कैसे गलत हो गई कांग्रेस? देखिए प्राची जी, हम कांग्रेस को गलत नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के क्रियाकलापों को गलत कह रहे हैं, क्योंकि उसने सही रणनीति तैयार नहीं की और सही तरीके से उसका जो संगठन है उसने काम नहीं किया और लोगों को तवज्जो नहीं दिया जो उसके जुझारू कार्यकर्ता हैं। कहीं ना कहीं सबका खमियाजा बड़े स्तर पर उसे भुगतना पड़ा। मुझे लग रहा है अगर इन सारी चीजों को दुरुस्त कर लेंगे तो आने वाले वक्त में अरे सर, मुद्दे तो उन्होंने वही उठाए ना जो मुद्दे आप उठाते हैं, जो मुद्दे आप उठाते हैं। आरक्षण का मसला हो, जाति जनगणना का मसला हो, कितना चर्चा की मध्य प्रदेश के चुनावों में, छत्तीसगढ़ के चुनावों में, लेकिन जनता ने नकार दिए ना आपके मुद्दों को भी। नहीं, जातीय जनगणना पे नहीं नकारा है, मैंने आपको स्पष्ट किया। जातीय जनगणना आवश्यक किस लिए है आप बताइए? इसको आप नकार नहीं सकते इसलिए क्योंकि धर्म और जात के आधार पर लोगों के साथ जाति हुई है। हजारों साल से जिन जातियों अजीज खान, आप माने या ना माने, लेकिन अभी नतीजे तो ये कह रहे हैं कि आपका ये मुद्दा नहीं चल पाया है और जातिगत जनगणना को लेकर जितना हल्ला आप लोगों ने मचाया, जनता ने उतना ही उसे नकार दिया है। एक फाइनल कमेंट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये मुद्दे तो पूरे इंडिया अलायंस के मुद्दे थे ना, इन तमाम मुद्दों पर नकार दिया। बड़ी साफगोई से अजीज खान जी कह रहे हैं मुद्दे तो ठीक है लेकिन काम नहीं किया कांग्रेस ने। और खारिज करने की कोशिश अजीज खान कर रहे हैं, भारत की जनता ने हिंदुओं को जातियों में बांटने की साजिश के खिलाफ ये मैंडेट दिया है। ये रोज रोज जो अलग अलग तरीके से हिंदू की जाति बांटेंगे, उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे, वो उसको नहीं चल पाया। जो मंडल 2.0 मंडल 3.0 करने की बात हुई वो नहीं चल पाया, क्योंकि इस देश के लोगों को दिख रहा है कि एक ओबीसी प्रधानमंत्री बना हुआ है, एक एसटी रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति के पद पर बैठी हुई है और उसके बावजूद एक वर्ग है जो उनको सत्ता से गिराना चाहता है। एक ओबीसी प्रधानमंत्री को सत्ता से हटाने की साजिश के खिलाफ ये जनता ने किया है और ओबीसी चिल्ला रहे थे। ओबीसी को लगा कि हमारे खिलाफ है, सवर्णों को लगा कि अरे ये तो जानबूझ के इस तरह का जहर फिर जो बो रहे हैं। मंडल लोगों को याद आ गया जब सड़कों पर जाति संघर्ष होने लगा था और उसकी वजह से ये मैंडेट सामने आया है। और मैं फिर से कहूंगा, जो अभी आचार्य कह गए उसको और आगे जोड़ता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमि पर मार्क्सवाद चलाने की कोशिश नहीं चलेगी। और जो वरुण पुरोहित कह रहे हैं एकदम सच कह रहे हैं, कांग्रेस को कांग्रेसी चला रहे हैं या कोई और चला रहे हैं, ये तय हो जाए तब शायद समझ में आ जाए, क्योंकि कांग्रेस कहां से हिंदू सनातन विरोधी या किसी भी ऐसी तरह का आरोप लगे तो कैसे। ठीक है, यानी इन मुद्दों पर कांग्रेस को सोच, देखिए जातीय जनगणना की जब ये बात करते हैं सारे, तो बहुत सारे विपक्षी दलों की बहुत जगह सरकारें रही हैं, अपनी जगह करवा लेते, आज क्यों ये बात याद आ रही है इनको? चलिए ठीक है, देखिए इन तमाम मुद्दों पर मंथन करना होगा और आगे भी चर्चा हम लगातार करते रहेंगे कि कांग्रेस से क्या गलती हुई और क्या अब ये भूल सुधार पाएगी या नहीं सुधार पाएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।